गाइस, हम आज बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो 9th क्लास से प्रमोट होकर 10th क्लास में आए। तो भाई साहब, अब आप आ गए हो 10th क्लास में, आपको पढ़ना है अच्छे से। मेनली साइंस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको अपनी थिंकिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। आपका सोच अच्छे से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सोच को थोड़ा वैज्ञानिक की तरह सोचना पड़ेगा। हर चीज को वैज्ञानिक की तरह सोचो। साइंस पढ़ रहे हो तो मजे से पढ़ो, प्रेशर लेके मत पढ़ो। अब जो बच्चे साइंस में कुछ आगे करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक एडवाइस दूंगा। हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 9th, 10th या 8th क्लास में होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्स हैं, जैसे KVPY हो गया, NTSE हो गया, ओलंपियाड हो गया, ठीक है, IMO हो गया, ICSO हो गया। ये कुछ एग्जाम्स होते हैं जो मेनली रिलेटेड होते हैं साइंटिफिक थिंकिंग के लिए, और साइंस के होते हैं, मैथ्स के होते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स के होते हैं। नॉर्मली इंग्लिश का भी होता है, लेकिन मैं अगर साइंस की बात करूं, यहाँ पर ISRO का होता है, UV का प्रोग्राम होता है। अगर आप लोग उस चीज को ज्वाइन करते हो, अपनी थिंकिंग डेवलप करने के लिए अच्छे से जो पढ़ा हुआ है आप देखना चाहते हो कि हमें कितना आता है, तो मैं बोलूंगा रेगुलरली आप लोग क्या दो, उन एग्जाम्स को ट्राई करो। अगर आपका सिलेक्शन उन एग्जाम्स में हो जाता है, तो आपको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप्स भी मिलती है, और ISRO, NASA, DRDO जैसे संस्थानों में ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। तो आप इस देश के लिए कुछ सेवा भी कर पाएंगे और कुछ सीख भी पाएंगे। इन एग्जाम्स की रेगुलर अपडेट्स मैं आपको मेरे YouTube चैनल पे देता रहूंगा। जैसे ही इनकी फॉर्म्स की डेट निकलेगी मैं आपको आगाह करूंगा कि आप लोग ये फॉर्म प्लीज भरो। अब आप लोगों के साइंस सब्जेक्ट्स में मेनली 3 कैटेगरी के सब्जेक्ट आते हैं साइंस के अंदर ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आज मैं यहाँ पर बात करूंगा केमिस्ट्री के ऊपर। आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आए, उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स चीजें जो बेसिक आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, मैं उसको आपको क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। यहाँ पर आपको उन चीजों को ध्यान रखना है जो मैं यहाँ पर करवाता हूँ, और ये चीजें आपके कहाँ काम आएगी, साइंस सब्जेक्ट्स में। आपके जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वहां कहीं ना कहीं ये चीजें काम आती रहेगी। एक्चुअली मैं बोलूं तो केमिस्ट्री के हर चैप्टर में ये चीज काम आएगी। तो मैं आज यहाँ पर बात करता हूँ, आप लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा होगा। अब एटम क्या होता है भाई साहब, इस दुनिया में जो भी आपको चीज दिख रही है आपके सराउंडिंग में, वो मैटर से मिलकर बनी है, वो द्रव्य से मिलकर बनी है। अब वो जो मैटर है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ये आपको पता है कहानी। अब भाई साहब, एटम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एटम क्या होता है। एटम का मतलब ये हुआ एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, प्रोटॉन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहां पर हम देखें एटम के बारे में सबसे पहले कि भाई साहब एटम एक ऐसा पार्टिकल है, गोला है, स्फेरिकल पार्टिकल है। इसमें इसके अंदर यहां इसको बीच वाले सेंटर को हम बोलते हैं भाई साहब न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, बड़ा लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे नाभिक। इस नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल रहते हैं। वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, वो होते हैं भाई साहब, एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां बाहर की तरफ यहां पर एक सब एटॉमिक पार्टिकल और रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इन तीनों पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, कि भाई साहब प्रोटॉन पे तो चार्ज होता है प्लस का, प्रोटॉन पे चार्ज होता है किसका, प्लस का, यानी ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर चार्ज होता है नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इन पर जो आवेश होता है प्रोटॉन पर वो होता है धनात्मक, और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है ऋणात्मक। अब न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। जब इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, तो ये बेचारा कहां जाएगा, तो इस पर ध्यान रखना, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इस पर कोई आवेश नहीं होता। जब इस पर कोई आवेश नहीं होता, यहां नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, इस पर कोई आवेश नहीं, तो इसको चार्ज क्या मानते हैं
नाभिक के ऊपर किसका चार्ज रहता है? प्लस का, यानी पॉजिटिव। कौन सा? प्लस। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो क्या है भाई साहब? जीरो है, इस पे कोई चार्ज ही नहीं, तो इफेक्टिव कौन होगा वहां? वहां ज्यादा बलशाली कौन होगा? प्रोटॉन, जो क्या दर्शाएगा न्यूक्लियस के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। अब मैं अगर बात करूं न्यूट्रॉन, यहां बाहर, यहां पर कौन मौजूद रहता है? इलेक्ट्रॉन। ये बाहर जो चीज है, यहां पर हम बोलते हैं, यहां पर कुछ शेल्स होती हैं, यहां पर कुछ घर होते हैं। इन घरों में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इन पर चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव। आई बात समझ? अब यहां दो बातें और ध्यान रखना। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, को सम करते हैं, ये पार्टिकल्स, इनको क्या करूंगा? ऐड करूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ऐड करता हूं तो मेरे को एक चीज मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान। क्या मिला? परमाणु द्रव्यमान, यानी एटॉमिक मास। अब अगर मैं बात करूं यहां पर दूसरी चीज की, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। इस एटॉमिक नंबर का मतलब यह होता है, अगर आपके पास कोई एटम है, उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, क्या होंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी, वही क्या होगा? आपका एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु क्रमांक होगा। आई बात समझ? अब देखो, यहां पर मैंने आपको जो जो चीजें बताई उसको ध्यान रखना। मैंने एटम के बारे में बताया, एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहां रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? बाहर, नाभिक के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर। एक मैंने बताई एटॉमिक मास का मतलब क्या? एटॉमिक मास का मतलब हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं, तो मेरे को एटॉमिक मास मिलता है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहां पर सुनना, हमारे पास ये जो एटम होते हैं ना, ये अलग अलग तत्वों के होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं। जब मेरे पास अलग अलग खूब सारे एलिमेंट्स होंगे, तो सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो संख्या है, इनके नंबर है, वो क्या करेंगे? वेरी करेंगे, चेंज होंगे। जब चेंज होंगे तो मेरे को एक बात पता चली, एटॉमिक मास भी क्या होगा? सबका चेंज होगा। एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सबका चेंज होगा। अगर मैं यहां पर बोलूं कि मेरे पास कोई एक एटम है, परमाणु है, जिसका नाम है ए, जिसका नाम क्या है? ए। इस ए परमाणु में जो प्रोटॉन है वो तो भाई साहब कितने हैं? 10। और जो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 10। और जो न्यूट्रॉन है वो भाई साहब कितने हैं? 9। ये ऐसे ही मैंने रैंडमली लिए। प्रोटॉन मैंने माने 10 है इसमें, इलेक्ट्रॉन मैंने माने 10 और न्यूट्रॉन मैंने माने 9। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब कोई भी आपके पास उदासीन यानी न्यूट्रल एटम होगा, न्यूट्रल एटम, ये न्यूट्रल क्यों बोल रहा हूं मैं अभी बाद में बताऊंगा। न्यूट्रल एटम होगा, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स जो होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल। तो यहां से एक बात पता चली, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल। बट कंडीशन है किसके लिए? फॉर न्यूट्रल एटम। कहां? न्यूट्रल एटम, उदासीन परमाणु के लिए। किसके लिए? उदासीन परमाणु के लिए। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। अब यहां पर जो है एटॉमिक नंबर, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर किसी में होंगे तो उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। या मैं इसको बोलता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट यहां पर भी कंडीशन लागू होती है। किसी न्यूट्रल एटम के लिए मैं बोल सकता हूं जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके नंबर्स, उसकी संख्या। आई बात समझ? अब यहां पर मैंने बोला कि भाई साहब प्रोटॉन कहां रहता है? ये 10 प्रोटॉन कहां रहेंगे? नाभिक में। ये 9 इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? इसको बड़ा बना दें कि भाई साहब ये प्रोटॉन तो कहां रहेंगे? 10 नाभिक के अंदर, और जो न्यूट्रॉन है वो 9, वो कहां रहेंगे? नाभिक। लेकिन यहां बाहर कौन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बाहर कौन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये बाहर रहते हैं तो मैं इनमें से एक आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूं, इनमें से एक आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मुझे प्रोटॉन
या न्यूट्रॉन बाहर निकालने, तो क्या मैं निकाल सकता हूं क्या? यहां पर अगर मैं इन्हें निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या होगी, बहुत दिक्कत होगी। तो मैं यहां पर एक सीधी सादी बात बोल दूं, इनको मैं नहीं निकाल सकता। जब नहीं निकाल सकते तो सब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई साहब कितनी हो गई, 9। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है, 9। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 हो गई है तो यहां पर इस ए परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। अब दो बातें यहां पर सुनना, जब कोई परमाणु या एटम, जब कोई परमाणु या एटम इलेक्ट्रॉन दान करता है या अपने से इलेक्ट्रॉन निकालता है, डोनेट करता है, क्या करता है, डोनेट करता है, तो उस एटम पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेता है, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा भाई साहब नेगेटिव। क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहां पर इस एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9। तो एक इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो गई है, कमी हुई है। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाएगी तो ये ए ना रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ए पॉजिटिव या A+1 बोल सकता हूं। इसको हम बोलते हैं आयन। क्या बोलेंगे इसको, आयन। ये क्या था, एटम था, न्यूट्रल एटम, लेकिन ये क्या बन गया, आयन। जब ये आयन बन जाता है, अब मैं यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो प्रोटॉन तो कितने हैं भाई साहब इसमें, अभी भी इस आयन में 10। इस आयन के लिए बात कर रहे हैं, इसमें प्रोटॉन तो कितने हैं, अभी भी 10। बट इलेक्ट्रॉन देखो, पहले 10 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही कितने हो गए, 9। और न्यूट्रॉन कितने, 9। इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, क्या यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है क्या? जो हमने अभी बात बोली थी, किसी न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल, न्यूट्रल एटम के लिए। लेकिन यहां पर देखो ये आयन बन गया, ये पहले एटम था न्यूट्रल, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में। तो मैं आयन के लिए यहां बात एक बोल सकता हूं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल कभी नहीं होते। ठीक है, अब तुम लोग इतनी बात अगर समझ जाओ तो हम आगे बात करते हैं कि भाई साहब हमारे पास हमें कुछ एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे। ज्यादा एलिमेंट मत याद करो, अगर आप लोग 10th क्लास में हो तो कम से कम 30 एलिमेंट याद करो, कम से कम 30 एलिमेंट। और उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी किसी भी एटम में, किसी भी तत्व या किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित रहते हैं, कैसे अरेंज्ड होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने अभी देखा कि भाई साहब एटम के मिड में न्यूक्लियस, बाहर हमने बोला था कुछ घर होते हैं, वो जो घर हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं। न्यूक्लियस के सबसे पास में जो घर होता है इसको बोलते हैं के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ये जो घर है इन्हें नाम दिया जाता है, इन्हें बोला जाता है, इन्हें शेल्स, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं कोश। इन घरों में कौन बैठते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रॉन साहब बैठते हैं। कौन बैठते हैं, इलेक्ट्रॉन जी बैठते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे बैठे जाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा किस घर में कितने इलेक्ट्रॉन है, किस घर में कितने इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 20 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन मुझे भरना है, तो आप यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो के वाली शेल है, जो के वाली कोश है, या के वाला जो घर है, जो 1 नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, यहां पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके लिए नील्स बोर ने एक फॉर्मूला दिया था एनर्जी का। देखो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक टाइप की क्या है, एनर्जी है। इन एटम्स में जो एनर्जी होती है वो कितनी एनर्जी होगी उसका हमें पता लगता है। उसने एनर्जी का एक फॉर्मूला दिया था, E = 2n²। n का मतलब यहाँ
E1 लेवल मिलता है, एनर्जी का पहला लेवल मिलता है। 2 into 1 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास एनर्जी कितनी आई E1 में 2, यानी यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे 2। इसी तरह यहां पर E2 की बात करें, E2 का करोगे 2 का स्क्वायर, यहां पर कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह E3 का करोगे तो आपके पास आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह E4 का करोगे तो आपके पास आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट करके देखना, n बराबर 1 2 3 4 पुट अप करना। जो E1 लेवल है इसको हमने नाम दे दिया K, E2 को L, इसको M और इसको N नाम दिया। ये तो थे भाई साहब शेल्स है, हमें पता लग गया इन शेल्स में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब उसने बोला अगर हमें इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, हमें देखना है ये कैसे अरेंज होते हैं, तो उसने बोला आपको भरने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, एक नियम यहां पर लगाना पड़ेगा। वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में भरे जाते हैं, whenever electrons are filled in these cells you should follow the octet rule। आपको अष्टक नियम का पालन करना पड़ेगा। अब ये ऑक्टेट रूल क्या है? तो सुनना, ऑक्टेट रूल क्या कहता है? वो बोलता है जब हम इलेक्ट्रॉन भरे यहां पर तो उनका या उन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे फुलफिल होने चाहिए। पूरे फुलफिल होने का मतलब क्या है? हमारे पास कुछ गैसेस होती है जिन्हें हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस, या इनको बोला जाता है इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसेस। इन गैसेस में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो पूरे के पूरे फुलफिल रहते हैं। फुलफिल का मतलब यहाँ ये है, अगर मेरे पास K शेल है तो इसमें पूरे के पूरे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। अगर मेरे पास L शेल है तो इसमें पूरे के पूरे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8। अगर मेरे पास M शेल है तो यहाँ पर पूरे के पूरे कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक बात सुनना, अब यहां से एक बात सुनना, इससे पहले वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 8। अगर मेरे पास किसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो मैं क्या बोलूंगा? वो वाली शेल क्या है? स्टेबल है, स्थायी है, यानी उसका ऑक्टेट क्या हो गया भाई साहब? फुलफिल हो गया। ऑक्टेट क्या हो गया? फुलफिल। तो यहां से एक रूल निकल के आता है, जब आप इलेक्ट्रॉन यहां शेल्स में भरो तो मैं बोलता हूं 8-8 के पेयर में भरने। किसमें भरोगे? 8-8 के पेयर में भरोगे। जब 8-8 के पेयर में भरेंगे तो हमें क्या पता चलता रहेगा? हमें पता चलेगा कोई एटम कैसे स्टेबल होगा, कैसे स्थायी होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई एटम A है, ये जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर, या मैं बोलूं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भाई साहब? 20 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 20 इलेक्ट्रॉन। ये 20 इलेक्ट्रॉन आपको इसकी शेल में भरने हैं। तो मेरे को पता है पहली शेल कौन सी होगी K, इसमें मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2, तो मैंने भरा भाई साहब 2 आ गए। अब मेरे पास कितने बचे यहाँ 18। फिर नेक्स्ट शेल में चला मैं, जो कौन सी है L, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 8, तो मैंने यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहां तक काम हुआ। अब देखूं 8 और 2 10 आ गए, कितने बचे पीछे? 10 और बचे। फिर मैं कहां जाऊंगा? नेक्स्ट वाली शेल में जाऊंगा। ये कौन सी है? M। यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं भाई साहब? 18 आते हैं। अपने पास है कितने? 10। तो क्या यहां पर मैं 10 भरूं क्या? यहां पर अगर मैं 10 भरता हूं तो मैं पाता हूं 8 वाले को हमने बोला था कि उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? फुलफिल, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी एटम क्या चाहता है? वो जल्दी से जल्दी क्या हो? स्टेबल हो। जैसे ही मैंने यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन भरे तो ये कहेगा भाई साहब मैं स्टेबल नहीं हूं, आप मुझमें 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, मैं क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा। तो इसकी तमन्ना पूरी करने के लिए मैंने यहां पर क्या किया? 8 इलेक्ट्रॉन भरा। यानी जो मैंने बात बोली थी 8-8 के पेयर में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को भरना है। अब चाहे उसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन आए, मैक्सिमम आपको 8-8 के पेयर में ही उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। फिर जब 8 इसमें आ जाएंगे तो अभी तक हमने कितने भर दिए? 2 8 8 यानी 18। कितने बचे पीछे? 2 और बचे। अब वो 2 कहां जाएंगे? वो जाएंगे नेक्स्ट वाली शेल में।
होते हैं इलेक्ट्रॉन, आओ भले ही, हमें तो क्या करना है, 8-8 के पेयर में इलेक्ट्रॉनों को भरना है, फुलफिल करना है 8-8 के पेयर्स में। अब सुनना यहां पर एक दूसरी कहानी। वो दूसरी कहानी क्या कहती है, ये जो बाहर वाली शेल है, ये जो बाहर वाली शेल है जो किसकी है, इस ए एटम की है, इस ए एटम की है, वो क्या है, बाहर वाली शेल है। ये जो बाहर वाली शेल होती है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है किसी भी एटम की, उसको हम बोलते हैं वैलेंस्ड शेल। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड शेल। और इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन। हिंदी में इसे बोलते हैं संयोजी कक्ष, और इन्हें बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में। अब अगर इस एटम ए को स्थायी होना है, स्टेबल होना है, तो इसकी बाहर वाली शेल में, इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें ऑक्टेट फुलफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्टेट फुलफिल होना चाहिए। अब ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए मैं एक बात सोचूं, यहां पर कितना होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 होना चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका ऑक्टेट क्या है, बस अब फुलफिल है। लेकिन अभी इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सोचा कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर अगर मैं इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। या दूसरा रास्ता क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इससे बाहर निकाल दूं। तो इजी में मेरे को लगा कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं 6 इलेक्ट्रॉन लेने से ज्यादा। जैसे इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो जाएंगे भाई साहब, 0 0। जैसे ही 0 हुआ, इसका मतलब ये जो शेल है ये यहां से चली गई, रफू चक्कर हो गई। जैसे ही ये शेल रफू चक्कर हुई, अब बाहर वाली शेल क्या हो गई भाई साहब, M, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, यानी कि ये क्या है, स्टेबल है, स्थायी है। तो इस तरीके से हमने देखा इस ए एटम ने स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, निकाल दिए थे, या मैं बोल सकता हूं डोनेट कर दिए। क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, दान कर दिए। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो यहां पर इसके पास कुछ चार्ज आ जाता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। अगर 1 इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, तो चार्ज +1, 2 करता है तो +2, 10 करे तो +10, इस तरीके से। यहां पर इसने कितने डोनेट किए भाई साहब, 2, तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, +2। ये जो चार्ज आया है इस पे +2 का, इसे हम बोलते हैं भाई साहब वैलेंसी, यानी संयोजकता। क्या बोलते हैं, संयोजकता। आई बात समझ में। तो यहां से आपने कुछ चीजें सीखी। पहला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।